हेलो साथियों, वेलकम टू यूपी एग्जाम्स वाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सब जानते हैं कि हमारे देश में जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा का जो विषय बना हुआ था वो था संसद का विशेष सत्र। भारत के प्रधानमंत्री ने संसद के विशेष सत्र को बुलाया, क्योंकि प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति से कह के बुलवाते हैं। तो भारत के संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। ये चर्चा का विषय इसीलिए है क्योंकि विशेष सत्र कई विशेष मौके पर बुलाए जाते हैं। जैसे भारत की आज़ादी के जब 50 साल पूरे हुए तब बुलाया गया, भारत छोड़ो आंदोलन के 50 साल जब पूरे हुए तब बुलाया गया। तो ऐसे विशेष मौकों पर ही विशेष सत्र बुलाए जाते हैं हमारे देश में। जब जीएसटी का कानून लागू हुआ तब विशेष सत्र बुलाया गया। तो जब विशेष मौके होते हैं तभी बुलाया जाता है, और इस साल भी बुलाया गया। तो सबकी नजर थी कि अब मोदी जी करने क्या वाले हैं, क्योंकि हमेशा अक्सर मीडिया में ये चलता है कि मोदी जी के फैसले जो होते हैं उनको एक्सपेक्ट कर पाना कि वो क्या करने वाले हैं, ये बहुत मुश्किल होता है। कई बार उनके साथियों को नहीं पता होता कि वो क्या करने वाले हैं, तो ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है सबके लिए। तो इसीलिए कहा गया कि पता नहीं क्या होगा संसद के विशेष सत्र में। जब बुलाया गया तो उसमें एक जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया वो था महिला आरक्षण बिल। महिलाओं को देश की लोकसभा और देश की जो विधानसभाएं होती हैं उनमें आरक्षण। और इस बिल की अगर हम लोग बात करें साथियों, तो ये बिल पहले तो हमारी जो संसद की लोकसभा है बेटा, उस लोकसभा से पारित हो गया, क्योंकि लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया गया, इस पर चर्चा हुई, और जब मतदान के लिए रखा गया तो 454 लोग इसके पक्ष में थे और बाकी 2 लोग इसके खिलाफ गए। मतलब 2 लोगों ने इसका विरोध किया, बाकी 454 लोगों के मत से ये पारित हो गया। फिर उसके बाद ये राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा में ये निर्विरोध पारित हुआ, अर्थात वहां पर किसी ने इसका विरोध नहीं किया। 214 मत इसके पक्ष में पड़े इस विधेयक के, और 2 मत इसके विपक्ष में पड़े, है ना, सॉरी, जीरो मत इसके विपक्ष में पड़े, अर्थात वहां किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं हुआ। राज्यसभा में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। और जो सबसे पहली बार हमारे देश में 27 साल पहले जो विधेयक लाया गया था महिला आरक्षण से संबंधित 1996 में, वो अब जाके कहीं पास हुआ। इसके बाद होगा क्या कि भैया अब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, क्योंकि दोनों सदनों से पारित हो गया है। तो दोनों सदनों से पारित होने के बाद कोई भी संविधान संशोधन जो विधेयक होता है वो भारत के राष्ट्रपति के पास जाता है। अब भारत के राष्ट्रपति के पास इसमें क्या विकल्प होंगे, क्योंकि भैया ये संविधान संशोधन विधेयक है, और आप सब इस बात को जानते हैं कि जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं उन विधेयकों पर राष्ट्रपति के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, है ना। राष्ट्रपति इन विधेयकों को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते, क्योंकि ये संविधान संशोधन विधेयक है, अर्थात इसके पारित होते ही संविधान में संशोधन हो जाएगा। तो राष्ट्रपति के पास इसको लेकर ज्यादा विकल्प नहीं होते। भारत के संविधान का 24वां संविधान संशोधन अधिनियम कहता है कि किसी भी संविधान संशोधन को राष्ट्रपति पास करने के लिए बाध्य होते हैं। तो 2-4 दिन में मुझे लगता है कि इस पर भारत के राष्ट्रपति के भी हस्ताक्षर हो जाएंगे, और हस्ताक्षर होते ही यह भारत के संविधान में 106वां संशोधन होगा। कौन से नंबर का संशोधन होगा? भारत के संविधान में ये मित्र 106वें नंबर का संशोधन होगा। तो इसको हम लोग कहेंगे फिर 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसको क्या कहेंगे? 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। लेकिन मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आ गए कि सर हमने तो इसको पढ़ा है कि ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। तो मेरी बात को समझिएगा, ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। विधेयक का मतलब होता है प्रस्ताव, प्रपोजल। संविधान में संशोधन करने का जो प्रस्ताव होता है उसको विधेयक कहते हैं। विधेयक का मतलब ये नहीं होता कि ये पास हो गया। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है उसके बाद अब ये बात ठीक है? अब ये आवाज ठीक है? अच्छा ठीक है। शिवम कह रहे हैं सर थ्योरी बैच लाइए यूपी स्पेशल का, आ जाएगा, आप चिंता मत करो। आप जो जो कहोगे हम सब करेंगे, टेंशन मत लीजिए। आप जो कहोगे हम सब करेंगे, टेंशन मत लीजिए। इस पर अभी फोकस करते हैं। तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। इसका मतलब ये है कि ये 128वां प्रयास है भारत के संविधान में संशोधन का। इससे पहले 127 बार किया गया होगा। 127 में से बेटा 105 बार ये सफल हुए,
मतलब अब तक भारत के संविधान में जो संशोधन हो चुके वो 105 हो चुके हैं, है ना। जो प्रयास किए गए वो 127 किए गए, मतलब 22 बार भारत के संविधान में जो प्रयास थे संशोधन के वो सफल नहीं हुए। क्योंकि होता क्या है कि कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हो पाता, या कोई राज्यसभा से पारित हो जाता है तो लोकसभा से पारित नहीं हो पाता। आप सब इस बात को जानते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक होता है, वो लोकसभा से भी पारित हो, वो राज्यसभा से भी पारित हो, और दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना आवश्यक है। ऐसा नहीं होता कि संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा अगर पास नहीं कर रही है तो 14 दिन के बाद अपने आप पास हो जाएगा। नहीं, संविधान संशोधन विधेयक ऐसा नहीं होता, और ना ही संविधान संशोधन विधेयक पर हम संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अर्थात अगर मान लो दोनों सदनों में से कोई एक पास नहीं कर रहा तो संयुक्त बैठक भी नहीं बुला सकते। संविधान संशोधन विधेयक तभी पास होगा जब लोकसभा भी पास कर दे और राज्यसभा भी। अगर दोनों में से किसी एक ने नहीं किया तो वो पास नहीं माना जाएगा और वो वहीं समाप्त हो जाएगा, है ना। तो आप इस बात को जानते हैं कि हमारे संविधान में प्रयास किए गए हैं 128 बार, ये 128 बार, तो इसको 128वां संविधान संशोधन विधेयक कहेंगे, है ना। लेकिन ये अधिनियम जब पारित हो जाएगा तो 106वां होगा, क्योंकि सफल कितने बार हो गए होंगे, 105 बार हो चुके हैं। ये हो जाएगा राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते ही तो 106वां संविधान संशोधन इसको कहलाएंगे। आप, मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे 128 और 126 106 का मतलब क्या है। अब मेन चीज जो मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है कि सर इस संविधान संशोधन के होते ही भारत के संविधान में कौन कौन से नए अनुच्छेद जुड़ जाएंगे, तो आप समझिए। सबसे पहले, क्योंकि महिला आरक्षण से संबंधित है, तो आर्टिकल 330 है। आर्टिकल 330 का सेकंड पार्ट है जहां कहा गया है कि हमारी लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण होता है ना। हमारी लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण दिया गया है। जहां एससी की बात करेंगे तो 84 सीट हैं, एससी की बात करेंगे तो वहां 47 सीटें हैं, 47। तो अब इसमें संशोधन हो जाएगा 130 के 2 में, और इसमें लिखा जाएगा कि ठीक है एससी एसटी का आरक्षण तो ठीक है, परंतु अब इन सीटों पर महिलाओं का भी आरक्षण होगा। अर्थात एससी और एसटी की सीटों में से 1/3 सीट, मतलब कोटा के अंदर कोटा हो जाएगा। आर्टिकल 330 में एससी एसटी का रिजर्वेशन, लेकिन अब तक वो महिला और पुरुषों में डिवाइड नहीं था, है ना। लेकिन अब क्या हो जाएगा कि भैया जो एससी एसटी का रिजर्वेशन है 84 और 47 सीट या जो भी हैं, तो उन पर 1/3 सीटें अब महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी, है ना। वो महिलाओं के लिए होंगी। इस बात को आप लोग, मुझे लगता है, समझ गए होंगे, महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। लेकिन अभी से नहीं हो रहा, होगा क्या कि भैया जब परिसीमन हो जाएगा, है ना, जब सीटों का परिसीमन हो जाएगा, परिसीमन का मतलब है डिलिमिटेशन, मतलब सीटें बढ़नी है हमारे देश में लोकसभा की। मान लीजिए बढ़ के एससी की सीट 84 की जगह 120 हो गई एससी रिजर्व, या एसटी की सीट 60 हो गई, तो इस 120 में से 40 सीटें होंगी 1/3 महिलाओं के लिए, इन 60 में से 1/3 20 सीट महिला एसटी के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 330 के सेकंड में रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन, इसको कोटा के अंदर कोटा कहते हैं। अब इसके बाद एक तो ये रहा, अब दूसरा एक नया अनुच्छेद जुड़ेगा जिसे 330 का ए कहेंगे, है ना। 330 ए क्या कहेगा, 330 कह रहा है कि लोकसभा की कुल सीटों में से, है ना, 330 क्या कहेगा बेटा, कहेगा लोकसभा की कुल सीटों में से 1/3 सीटें, लोकसभा की कुल सीटों में से 1/3 सीटें 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये नया अनुच्छेद जुड़ेगा 330 का ए। कौन सा जुड़ेगा, नया अनुच्छेद 330 का ए जुड़ेगा, जो कहेगा कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व होंगी। जैसे मान लीजिए परिसीमन होने के बाद हमारी लोकसभा की सीटें हो जाती हैं 750, तो इसकी 1/3 कितनी हो जाएंगी, 250 सीटें, अर्थात 250 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व लोकसभा में हो जाएंगी। क्योंकि अभी तो लागू नहीं हो रहा, तो 543 पे निकाल के तो कोई फायदा ही नहीं है। 2024 के चुनाव में तो लागू नहीं होगा, 29 के चुनाव में होगा, तब तक परिसीमन हो जाएगा, है ना। तो मान लीजिए अगर 750 उस समय लोकसभा में सीट हो जाती है तो 1/3 सीटें इनके लिए रिजर्व होंगी। अब आप देखेंगे कि इनमें से 250 में से महिलाओं के लिए, तो मतलब एससी की महिला और एसटी की महिलाओं के लिए भी रिजर्व बनाएंगी। मैंने बताया ना कि यहां से 40 सीटें और 20 सीटें, मतलब टोटल लगभग 60 सीटें। हालांकि एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि कोई नहीं जानता बढ़ के कितनी होंगी, तो इस आधार पे बता रहा हूं कि 60 सीटें फिर इसमें से एससी और एसटी रिजर्व होंगी, बाकी 190 जनरल कैट, मतलब सामान्य होंगी।
उस पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे एससी, चाहे एसटी, चाहे सवर्ण, चाहे ओबीसी। तो इस प्रकार से महिलाओं का रिजर्वेशन लोकसभा में आर्टिकल 330A। बहुत बढ़िया बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छी चीजें समझा रहा हूं, है ना। फिर उसके बाद एक नया आर्टिकल जोड़ेगा बेटा, इसमें एक नया आर्टिकल जोड़ेगा फिर इसमें, इसको समझते हैं कौन सा। तो 330 के सेकंड में संशोधन, 330 का ए जुड़ जाएगा, एक जुड़ेगा, फिर 332 का ए, 332 का ए जुड़ेगा बेटा। और ये कहेगा कि राज्य विधानसभाओं की जो सीटें हैं, है ना, विधानसभाओं की सीटें, आप मेरी बात को समझिएगा, विधानसभाओं की जो कुल सीट होंगी उनमें 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। विधानसभा की जो सीटें होंगी उनमें से 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्व। ये 332 का ए हो जाएगा, 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्व। अब तक क्या था 332 में? 332 में था कि हमारे विधानसभा में एससी और एसटी का रिजर्वेशन होगा। अब क्या हो जाएगा, 332 से विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व होंगी। ठीक है, इसका जो 332 का सेकंड है, इसमें थर्ड है, इसमें भी बदलाव होगा। इसमें कहा जाएगा कि जो एससी और एसटी की सीट हैं उनमें से 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। तो इसमें संशोधन होगा, बट ये नया है, ये नया है, न्यू है, और 330A भी न्यू है। तो ये दो नए अनुच्छेद जुड़ जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक नया अनुच्छेद जुड़ेगा 334 का ए। आप कहोगे सर ये क्या बता दिया आपने, ये तो कमाल कर दिया कि 334 का ए भी इसमें जुड़ेगा। हाँ, 334 में सर क्या था, फिर आप पहले ये बताओ। तो 334 में है भैया कि जो 332 के लिए, 332 के माध्यम से लोकसभा में एससी और एसटी का रिजर्वेशन होता है, 332 के माध्यम से विधानसभाओं में एससी और एसटी का रिजर्वेशन होता है। इसकी समय सीमा लिखी है 334 में, इसकी समय सीमा लिखी है 334 में, और इस समय सीमा को बार बार बढ़ाया जाता है। जैसे अभी लेटेस्ट बढ़ाया गया था 2019 में, और 2030 तक बढ़ा दिया गया है। तो 334 में क्या लिखा है कि लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति का रिजर्वेशन 25 जनवरी सन 2030 तक होगा। अभी बढ़ाया गया था थोड़े दिन पहले 104वां संविधान संशोधन करके 2019 में, है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा बेटा, नया जुड़ जाएगा ए, 334A, क्योंकि 334 तो आपके एससी एसटी के, एससी और एसटी रिजर्वेशन की समय सीमा है। अब 334 महिलाओं के रिजर्वेशन की समय सीमा होगी। क्या होगी बेटा, महिलाओं के रिजर्वेशन अर्थात महिलाओं का जो आरक्षण है उसकी समय सीमा होगी। और ये आरक्षण कब तक रहेगा महिलाओं का, तो लागू होने की तिथि से 15 वर्षों तक, है ना। कब तक रहेगा, 15 वर्षों तक। अर्थात मान लीजिए 2029 के चुनाव में ये लागू होता है, तो 2044 तक ये महिलाओं का आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं में रहेगा। आप कहोगे सर क्या फिर खत्म कर दिया जाएगा? नहीं भाई, फिर उसके बाद बढ़ा दिया जाएगा संविधान में संशोधन करके। फिर ऐसे ही एक बार हम और आप तब बुजुर्ग हो चुके होंगे, है ना, तो फिर एक बार ऐसे ही बैठक बुलाई जाएगी और फिर एक बार उसमें ये प्रस्ताव रखा जाएगा और पार्टियां फिर क्रेडिट लेंगी कि देखो हमने कर दिया, हमने कर दिया, हमने कर दिया। मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। मैंने क्या समझाया आप लोगों को कि अनुच्छेद कौन कौन से नए जुड़ेंगे बेटा, 330 का ए नया जुड़ेगा, 332 का ए नया जुड़ेगा, 334 का नया ए जुड़ेगा। इसमें महिलाओं के आरक्षण की समय सीमा मतलब कितनी है, 15 वर्षों तक। फिर इसके अलावा भी कोई नया जुड़ेगा, हाँ एक और जुड़ेगा, 239 का ए डबल ए, है ना। इसमें दिल्ली विधानसभा, क्योंकि दिल्ली की विधानसभा के लिए रिजर्वेशन 332 से नहीं है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली विधानसभा में भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी, है ना। दिल्ली विधानसभा की सीटें भी 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। इसके लिए आर्टिकल 239A में संशोधन किया जाएगा। ये ऑलरेडी है। जब अर्जुन राम मेघवाल जी बोल रहे थे कि हम 339A जोड़ेंगे, वो गलत कह रहे थे। लोकसभा में जब वो कह रहे थे कानून मंत्री साहब, ऑलरेडी है, इसमें संशोधन होगा, है ना। इस बात को समझिएगा। हो जाता है कभी कभी, इतना सब ध्यान नहीं रहता मंत्री महोदय लोगों को, तो हो जाता है कभी कभी। तो ऑलरेडी है 239A, बट उसी में संशोधन करके ये लिखा जाएगा कि दिल्ली विधानसभा की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। आ रही बात समझ में आप लोगों को यहाँ पे? तो मेरे कहने का मतलब है भारत के संविधान में आर्टिकल 330A, 332A, 334A और 239AA में संशोधन और
30 के सेकंड में संशोधन, है ना। तो ऐसे करके 5-6 अनुच्छेदों में संशोधन और कुछ नए अनुच्छेद जोड़े जाएंगे। ये 106वां संविधान संशोधन होगा। अब जैसे ये लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ था बेटा, वैसे ही मोदी जी को मिठाई खिलाने जो हमारी लोकसभा की सांसद हैं, कुछ राज्यसभा की भी हैं, वो मोदी जी को इस बात का क्रेडिट देने और मिठाई खिलाने, ये संसद भवन का गेट है, जो हमारा नया संसद भवन है उसका गेट है। इसमें बीच में मोदी जी हैं, ये मीनाक्षी लेखी हैं, ये आपकी साथ में निरंजन ज्योति हैं, ये आपकी पीटी उषा हैं, है ना, पीटी उषा, ये आपकी स्मृति ईरानी हैं, ये आपकी अगर आप लोग देखेंगे तो अनुप्रिया पटेल हैं, ये आपकी रीता बहुगुणा जोशी हैं, अपराजिता सारंगी हैं, है ना। तो ऐसे करके, अब मैं सबके तो नाम नहीं जानता, है ना, ऐसे करके ये ज़्यादातर ये हमारी लोकसभा की महिला सांसद हैं, है ना, और ये बीजेपी की हैं। अब इस बात अब सबके हाथ में देखो मिठाई लगी हुई है, और सब मोदी जी को मिठाई इसीलिए, देखो इधर मैम भी लेके आई हैं, ये मैम भी लेके आई, ये मैम भी मिठाई लेके आई हैं, ये देखो पीछे मिठाई लेके खड़ी हैं, ये देखो 2-3 मैम मिठाई लेके खड़ी हैं। तो ये सारे लोग, सारी महिला सांसद मोदी जी को इस बात का क्रेडिट देने आई हैं कि आप हो तो हम हैं भैया, आपके कारण हमारे लिए ये रिजर्वेशन हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि इससे सर महिला सांसदों का तो फायदा है, लेकिन पुरुष सांसदों का कोई नुकसान है? ऑफकोर्स सीधा सीधा नुकसान है। उदाहरण के तौर पर कैसे, मान लीजिए अभी एक लखनऊ सीट है ना, क्या है, लखनऊ सीट है, लोकसभा सीट। अब लखनऊ सीट अगर महिला रिजर्व कर दी गई तो अभी वहां से जो सांसद हैं उनका तो टिकट कट जाएगा ना भाई। जैसे मान लीजिए अभी हमारे लोकसभा में 81 महिला है, मेरे ख्याल से 81 या 82। अगर इसी को माने हम, तब भी अगर इसके 1/3 की बात करें कि परिसीमन से पहले हटा दो, अभी की बात कर लें, तो अब इस संशोधन के बाद तो इसका मतलब 181 होंगे। तो 100 जो लोग एक्स्ट्रा पुरुष हैं उनका तो टिकट कटेगा ना भाई, उनको तो घर बिठाना पड़ेगा। तो पुरुष सांसदों का तो, अब कह रहे थे, मैंने आज एक डिबेट सुन रहा था, तो वहां एक सांसद महोदय बता रहे थे कि यार हम लोग संसद में बैठे थे तो वहां कुछ लोग आए और ऐसे कह रहे कि यार हमारा तो कैरियर ही खत्म कर दिया एक झटके में। तो इसका असर पड़ेगा सीधे सीधे जो हमारे पुरुष सांसद हैं उनके भविष्य पर। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी था मुद्दा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। गुरुजी ये कह, अरे भाई अब सब पे हम यहाँ पे बातचीत नहीं कर सकते बेटा, क्लास है ये। चलिए, तो आज इस सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। और कैसा लगा सेशन, इस बारे में ज़रूर बताइए आप, बहुत महत्वपूर्ण है आपसे ये जानना मुझे कि आपको कैसा लगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।